निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर से पहले वाराणसी में महाभारत जैसे छिड़ गया। मोदी को वाराणसी के बेनियाबाग में रैली करने की इजाजत न मिलने की वजह से बीजेपी सड़कों पर उतर आई और उसने आरोप लगाने शुरू कर दिए। चुनाव आयोग पर टिप्पणी की कि चुनाव आयोग पक्षपात की वजह से ऐसा कर रहा है, लेकिन मामले को स्थानीय प्रशासन की तरफ से बताया कि स्थानीय प्रशासन की ऐसी रिपोर्ट है कि सुरक्षा कारणों से इजाजत नहीं दी जा सकती और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि वो कोई पक्षतापूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा है। आज इसी पर बहस शुरू हो गई। स्वागत है आपका निष्कर्ष में। मैं हूं दिनेश गौतम। चुनाव आयोग पहली बार असहाय दिखाई दे रहा हो ऐसा नहीं। इस चुनाव में नेताओं के अमर्यादित और बचकाने भाषणों पर चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस थमाने के अलावा कुछ भी नहीं किया और इससे उसकी साख पर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए। आज इसी पर होगी निष्कर्ष में चर्चा और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ सैयद फैसल अली, ग्रुप एडिटर सहारा उर्दू मीडिया के, पूर्णिमा त्रिपाठी, सीनियर सहायक संपादक फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप, विभाकर वरिष्ठ पत्रकार, एडिटर कंटेंट एंड रिसर्च समय, इलाहाबाद से प्रोफेसर बद्री नारायण, डीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट और लखनऊ से अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरविंद मोहन। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आइए देखें आज पहले सेगमेंट पे हम क्या देखने वाले हैं। पहले चर्चा ये कि मोदी को रैली आयोजित करने की इजाजत नहीं देने का वाराणसी के डीएम का फैसला कितना जायज है। और कार्यक्रम के दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि चुनाव आयोग वाकई में सशक्त निकाय है या फिर उसे और अधिकार देने की जरूरत है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की वाराणसी के बेनियाबाग में रैली को प्रशासन की तरफ से इजाजत न मिलने को बड़ा सियासी मुद्दा बना डाला है। चुनाव आयोग ने इसे स्थानीय प्रशासन से जुड़ा मामला बताते हुए इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या ये वाकई सुरक्षा से जुड़ा मामला है या फिर हस्तक्षेप करने का चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है या फिर इसके पीछे कुछ और सियासत भरे कारण है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। सबसे चर्चित निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में आखिरी दौर में ही वोटिंग होनी है, लेकिन वहां के चुनावी घमासान ने नया मोड़ ले लिया है। मोदी को वहां शहर के बेनियाबाग में रैली आयोजित करने की इजाजत न देने का मामला तूल पकड़ चुका है। सुरक्षा का हवाला देकर जिला प्रशासन ने रैली आयोजित करने की इजाजत नहीं दी। इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि जब स्थानीय प्रशासन एक रैली को सुरक्षित आयोजित कराने में खुद को सक्षम नहीं पाता तो वह स्वतंत्र और निष्पक्ष वोटिंग कैसे करा पाएगा। इससे पहले वाराणसी में बड़े लाव लश्कर के साथ मोदी रोड शो कर चुके हैं। उस वक्त तो सुरक्षा को लेकर कोई खतरा महसूस नहीं किया गया, तो इस बार क्यों? वाराणसी का ताजा मामला वहां के स्थानीय प्रशासन से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल टीएन के बाद चुनाव दर चुनाव आयोग मजबूत होता गया और इसकी निष्पक्षता पर लोगों का भरोसा भी बढ़ता गया। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई ऐसे राज्य थे जहां बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान, पोलिंग बूथ पर हिंसा जैसे मामले मानव इतिहास के पन्नों में ही सिमट गए। लेकिन इस चुनाव में ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर फिर संदेह होने लगा है। इस बार देश के कई हिस्सों में बूथ कैप्चरिंग, बिहार में पोलिंग बूथ पर फायरिंग जैसी घटनाएं हुई। सुचारू मतदान संपन्न कराने के चुनाव आयोग के दावों को खोखला साबित कर दिया। वाराणसी में जो कुछ भी हो रहा है वो फिर पुरानी यादों में धकेलने के लिए मजबूर कर रहा है। रैली की इजाजत नहीं देने से उठा ये मसला क्या वाकई में सुरक्षा से जुड़ा है या फिर इसके पीछे भी कोई सियासत है? ये भी लगने लगा है कि न सिर्फ वाराणसी में बल्कि हर जगह पर स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग में संवादहीनता है या फिर दोनों में समन्वय की कमी है। वाराणसी के रिटर्निंग ऑफिसर की फिलहाल की कार्रवाई से तो यही साबित होता है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कभी आजम खान, कभी ममता बनर्जी, कभी नरेंद्र मोदी, ये इन चुनावों की बात है और कोई चुनाव ऐसा नहीं गुजरता जब किसी नेता की तरफ से चुनाव आयोग पर उंगलियां न उठती हों। हालांकि खुद नेताओं को पता है कि चुनाव आयोग की तरफ उंगलियां उठाना सबसे बड़ी काम होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इस कद के नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जाना, वो जो चुनाव की जिम्मेदारी देख रहे हैं उन पर सवाल उठने, ये कितना ठीक है और इसमें गलती किसकी है? आइए इस चर्चा की शुरुआत करें। काशी के मुद्दे पर विभाकर साहब, मोदी की चुनाव आयोग की टिप्पणी, आपका नजरिया? वजह जायज ठहराना हमारा काम नहीं है, लेकिन उसकी एक वजह है। आज तक मैंने नहीं देखा है कि कोई एक कैंडिडेट अपने कंस्टिट्यूएंसी में कैनवासिंग करने से रोका गया हो।
रैली वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में करने की बात हो रही थी। सुरक्षा को लेके अगर आप हवाला दे रहे हैं कि वो उचित नहीं होता, वो ठीक नहीं थी, तो मेरा ये मानना है कि वो आपकी बात जायज हो सकती है कि सुरक्षा की नहीं है, बट सुरक्षा का आपने अगर ये बात है तो उसको आप उनको बताइए कि ये है रिपोर्ट जिसके आप कर रहे हैं। उस रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन पहली दफा ये भी मैंने देखा है कि बीच इलेक्शन में फुल इलेक्शन कमीशन वो बैठता है और वो सफाई पेश करता है। वो उनका ये कहना कि ये जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है और उन्होंने अगर वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था की वजह से रैली नहीं की तो इसलिए हम उनके साथ हैं। बिल्कुल सही, किसी की भी सुरक्षा नहीं किया जा सकता है। कल को कुछ हो जाएगा तो फिर उसी जिलाधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर पे सवाल हो सकते हैं। लेकिन अगर कहीं अविश्वास का कोई वातावरण तैयार हो गया है तो वो रिपोर्ट जिसके आधार पर यह बात कही गई है वो भी पक्ष सामने आना चाहिए। बट सिर्फ वहीं तक बात नहीं थी, रैली को परमिशन नहीं देना। शुरुआत में जब पहली दफा हुआ तो आपको गंगा आरती पे भी आपने परमिशन देने में देर की, बाद में आपने दिया, कहा आपने कि मैंने दे दिया है। आपने कहा कि 150 लोगों के साथ जो बुद्धिजीवी हैं होटल के बीच में जो बातचीत करने की बात होती है, आपने कहा कि ये भी हम परमिट नहीं करेंगे, बाद में आप कहते हैं कि नहीं ये आप कर सकते हैं। तो ये एक कैंडिडेट मतलब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है, उसका अधिकार है, उससे आप वंचित करते हुए दिख रहे थे और उसमें अभी तक वो नहीं लगता है एज एन ऑब्जर्वर। के पास जाते हैं क्योंकि आपने कहा कि लगता है, जो एक के बाद सिलसिलेवार ढंग से आपने चीजें बताई कि लगता है कि पक्षपातपूर्ण था। दूर से देखते ये नहीं कह पक्षपातपूर्ण था, हम कह रहे हैं कि आपका जो भी है निश्चित तौर से सवाल उठाता है और उसमें उनको जिस सफाई के साथ कागज पे आना चाहिए था वो आए नहीं है। बद्री, आप क्योंकि लगातार आप बनारस जाते रहे हैं और वहां के पूरे ज्योग्राफिया से भी आप वाकिफ हैं, वहां की जो जिसे कहना चाहिए कि संस्कृति और जो पुराना इतिहास है वो भी। अब हवाला ये दिया जा रहा है कि प्रशासन ने कहा कि बेनियाबाग जो है वो थोड़ा सेंसिटिव जगह है, वहां हम इजाजत नहीं दे सकते। और ये भी बात ठीक है कि जो आरती है और इंटेलेक्चुअल से बातचीत है उसके बारे में भी उन्होंने बाद में इजाजत दी। आपको लगता है कि ये रवैया ठीक नहीं है? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जगह पर एक शख्स जो कि वहां कैंडिडेट है नहीं कर पा रहा प्रचार? नहीं, देखिए अलका, ये जो बनारस और मोदी का मामला है वो बड़ा विचित्र है। पिछले दिनों मोदी के लोगों ने लगातार वहां पर हिंसाएं की और उनकी मौत जो होती है वो बड़ी अराजक सी मौत होती है। एक तरह से वो अगर उसका आप व्यवहार देखें तो वो बहुत हिंसा की तरफ ले जाती है। उनके जो नारे होते हैं वो बहुत उत्तेजित करते हैं। बेनियाबाग एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है, यानी उसके बाद आप देखिए अगर उसको जो घेरा है और उसके आसपास की जो आबादी है वो जालियांवाला बाग की तरह हो जाएगी। अगर वहां पे भीड़ ज्यादा आती है और मोदी भीड़ इकट्ठा करते हैं, बीजेपी के लोग पूरे राज्य से बसों से लोगों को ले आया जाता है, नॉमिनेशन में लाया गया, हम लोग उस दिन बैठे हुए थे, उस दिन वहां थे, तो इसके कारण बड़ी भीड़ इकट्ठी हो सकती है और उस भीड़ में कुछ भी हो गया, एक किसी ने पत्थर भी फेंक दिया और अगर हिंसा हो गया तो जालियांवाला बाग जैसी स्थिति हो जाएगी। पहली तो ये। दूसरा, सांप्रदायिक तनाव की संभावना बहुत ज्यादा है, पहले भी हो चुका है वहां पर इन्हीं लोगों के द्वारा, बीजेपी के द्वारा ही हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन बहुत सजग है और मुझे लगता है उसको सजग रहना भी चाहिए। दूसरी बात जो है, इन्होंने 5 बातें मांगी थी, 5 स्पेस मांगा था, 5 तरह के कार्यक्रम दिए थे, वो भी लिखित बाद में दिया, पहले मौखिक दे दिया। प्रशासन का कहना है लिखित हमारे पास नहीं आया था। उन 5 में से 4 आप ये कह रहे हैं कि जो 2 परमिशन बाद में दी, जो इंटेलेक्चुअल से बातचीत करने का होटल में और आरती का, वो मौखिक था इसीलिए परमिशन देर में मिली और लिखित आया बाद में। जब उनको मिला अलका जब उनको लिखित मिला तो उन्होंने परमिशन दे दिया, लिखित नहीं मिला था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशासन ने सही किया या गलत किया, मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर 5 में से 4 क्या आपने बद्री जिससे बात की शुरुआत की है, क्या आपने प्रायोरिटी के ऑर्डर में वो रीजंस गिनाए हैं? अगर इसेंशियली पहला रीजन आपको यह दिखाई देता है कि मोदी इतने डिवाइसिव हैं, उनके नारे और वो जो हिंसा का आपने उदाहरण दिया, इस पूरे चुनाव के दौरान कहीं कोई ऐसी घटना का जिक्र है क्या जिसको साइट करते हुए कोई एक अधिकारी ये कहे कि नहीं? इसको लेकर अरविंद के पास चलें। अरविंद, ये जो कारण बद्री गिना रहे हैं ये जायज है आपकी निगाहों में? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है। यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। हमारी डेमोक्रेसी का आधार इलेक्शन है और इलेक्शन कमीशन उसका पिलर है। यहां प्रश्न, मूलभूत प्रश्न यह है कि हमारी डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी इज अंडर क्वेश्चन। उस क्रेडिबिलिटी के लिए आप एक कन्फ्लिक्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट ट्रेड वाराणसी, वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट है। इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है,
उसमें वो ये नहीं कहता, वो कहता है प्रोफेशनल इनपुट फ्रॉम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहीं नहीं कह रहा कि कोई इंटेलिजेंस इनपुट है। मेरा मानना है कि अगर यह वास्तविकता है और अगर किसी गलत इल्जाम की वजह से पूरी इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ रही है, तो इलेक्शन कमीशन को कम से कम जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो वो सारी कि ये इंटेलिजेंस इनपुट है। और जैसा कि इस पूरी प्रक्रिया में आप पहले आरती मना कर देते हैं, 150 इंटेलेक्चुअल्स से मीटिंग में आपको लगता है कि वहां कोई टेररिस्ट थ्रेट हो गई या सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, लेटर ऑन आप उसको अलाउ कर देते हैं। क्या सही है क्या गलत है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो चीजें सामने आकर के दिख रही हैं वो पूरी इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रही हैं। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ट्रांसपेरेंसी आनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं सामने दिखनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके ऊपर जब ऐसे सवाल उठते हैं, जो पूरी प्रक्रिया को इतनी लंबी चौड़ी इस प्रक्रिया को जो पूरी तरह से उसकी देखरेख करते हैं, जब उस पर सवाल उठेंगे। पूर्णिमा जी, जब एक पार्टी ने लगाए फिर दूसरी पार्टी ने लगाए, हम देख रहे हैं इस पूरे इलेक्शन में शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो जिसने इलेक्शन कमीशन को टारगेट नहीं बनाया। इलेक्शन हमेशा बचाव की मुद्रा में नजर आ रहा है। वही प्रिसाइजली प्रूफ है इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी का। सिर्फ एक पार्टी आरोप लगाती है तो हम मानते हैं कि उस पार्टी के साथ शायद इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रहा है, लेकिन अगर सभी पार्टियां आरोप लगा रही हैं तो वो तो सबसे बड़ा उसके लिए सर्टिफिकेट हो गया कि वो न्यूट्रल है। वो हर किसी को उसके हिसाब से जो जायज नहीं है वो करने से रोक रहा है। बिसाइड्स हमको ये देखना होगा बैकग्राउंड इस इलेक्शन कमीशन का टोटल एक्सरसाइज के दौरान कि क्या उनका पक्षपातपूर्ण रवैया है क्या। ऐसी अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है अलका जी जिससे हम कह सकें कि वो सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए उन्होंने इस तरह का कोई आदेश जारी किया। दूसरा, उन्होंने बिल्कुल से परमिशन ना दी ऐसा भी नहीं हुआ। वेन्यू चेंज करने की बात थी, वेन्यू चेंज बेनियाबाग के अलावा उन्होंने कोई और दूसरा वेन्यू सजेस्ट किया जिसकी इन्होंने अप्रूवल नहीं दी। बिसाइड्स उनके एक जगह और सभा है उसको परमिशन मिली, गंगा आरती की परमिशन मिली। गंगा आरती, अच्छा ये आप बताइए, आरती तो पूजा होती है, पूजा में कार्यकर्ताओं की भीड़ का क्या मतलब। अगर आपको पूजा करनी है एज एन इंडिविजुअल आप जाके प्रेम से पूजा कर सकते हैं। इस वजह से भी हो सकता है पूर्णिमा जी, ये सवाल नहीं तो सरचार्ज माहौल हो गया, इस वजह से ये एक इंटेलिजेंस वाली बात हो सकता है। सर क्या फैसल साहब, शायद बहुत सारी चीजें क्योंकि बाय द बुक और ट्रेडिशनल भी नहीं रह गई हैं, बड़े इनोवेटिव से तरीके लेके कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं और उसमें कोई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट है, क्या इन वजहों से एडमिनिस्ट्रेशन कई बार इस तरह असमंजस में दिखाई देता है? सबसे पहली बात दिनेश की इस बात को देख लीजिए कि कम से कम एक वो इंस्टीट्यूशन इंडिया का जिसकी न्यूट्रलिटी और जिसकी फंक्शनिंग को हम लोग हमेशा सराहते हैं, नॉट नेशनली इंटरनेशनली भी उसको एक्नॉलेज किया जाता है। बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अगर आप बात करें तो इंडियन जो इलेक्शन कमीशन है उसके लोग जाके ट्रेनिंग देते हैं, इलेक्शन के प्रोसेस को बताते, समझाते और पढ़ाते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी है, तो इसको हम लोगों को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि जिस तरह की आज घटना हुई है उसमें इलेक्शन कमीशन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफेशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर अरविंद ने कहा कि कौन से इंटेलिजेंस की बात है, इंटेलिजेंस इनपुट सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं आता है, लोकल इंटेलिजेंस इनपुट भी होता है, छोटा ही इनपुट हो सकता है। ये याद रखिए जो पूर्णिमा भी कह रही थी कि माहौल बहुत सरचार्ज है वहां पे, क्या ये पॉसिबिलिटी कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां पर लेने की कोशिश करेगा, क्या चांस लेने की कोशिश करेगा कि कोई छोटा सा हंगामा हो जाए जिस तरह का सरचार्ज एटमॉस्फेयर है। दूसरी बात यह कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप किसी धार्मिक कर्मकांड में नहीं इन्वॉल्व हैं, ठीक है आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा को एक इवेंट बनाने की जो कोशिश की जा रही है उससे भी माहौल खराब हो रहा है। याद रखिए मोदी जी के साथ जाने और अनजाने एक चीज लगी हुई है जिसको भी हम लोगों को चर्चा करते वक्त सामने रखना चाहिए। प्रोवोकेटिव नारे की बात है वो भी होता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी करवाते हैं, बिल्कुल नहीं करवाते होंगे, लेकिन ऐसा माहौल बनता है कि चीजें बिगड़ सकती हैं। तो जो भी जिला का अधिकारी होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी किसी संभावना को ही इनकार करे और हम उसके सवाल करने लगते हैं। तो इस बात को भी याद रखिए कि ये पॉसिबिलिटी है कि मोदी जी के वहां इलेक्शन लड़ने से इलेक्शन का जो माहौल है वो नॉर्मल इलेक्शन का माहौल नहीं है, बहुत डिवीजन है कम्युनिटीज में, बहुत सोसाइटी विभाजित हो रही है। ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं है कि अगर कुछ हो सकता है, इसकी थोड़ी सी भी रिमोट पॉसिबिलिटी है तो उसको अवॉइड किया जाए, एक। और दूसरी ये कि बहुत बड़ा इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी जो हम लोग कहते हैं कि हर पार्टी उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है, इसका मतलब वो किसी एक पार्टी के साथ नहीं है, अपना काम प्रोफेशनली करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हो सकता है कि चूक भी होती हो, लेकिन उस पर कम से कम क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ऐसा रिस्क नहीं लिया जा सकता। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं आती हूँ आपके पास एक मिनट के लिए, हम क्योंकि जो फैसल कह रहे हैं अरविंद, ये बात जो आपने इंटेलिजेंस इनपुट की बात उठाई वो ठीक है। देखिए राज्य के पास भी आते हैं, ये हम सब जानते हैं कि राज्य के पास भी अपने इनपुट होते हैं, और ये बड़ा रिस्क कौन लेगा?
हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त इस चुनाव में मोदी को लेकर जो माहौल है, जो उन्माद है, उसे आप जोश कह लें, उत्साह कह लें, लहर कह लें, वे कुछ भी कह लें, लेकिन उन्माद है जो नॉर्मल से ज्यादा है। ऐसे वक्त में एक रैली ज्यादा महत्वपूर्ण है या उस व्यक्ति की सुरक्षा? तो ये रिस्क कौन लेगा और क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए ये रिस्क? जो फैजल बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकती है, लोकल इनपुट्स हो सकते हैं। सवाल यह है कि पहले भी इलेक्शन कमीशन ने बहुत लोगों के खिलाफ एक्शन लिया, तमाम लोगों को कैंपेन करने तक से रोक दिया, लेकिन वहां चीजें स्पष्ट थी, एक सामने आपके एविडेंस थी और उस एविडेंस के आधार पर इलेक्शन कमीशन डिसीजन ले रहा था, बैन तक लगा रहा था, सवाल नहीं उठा। हमने आपने भी इस कार्यक्रम में उस पर चर्चा विशेष अलग से नहीं की। यहां स्थिति थोड़ी फर्क है, यहां वो ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही। सही क्या है गलत क्या है तो एक इशू है, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी, राइट और रॉन्ग, अगर कॉम्प्रोमाइज होती है तो ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। लोकल इनपुट है या नेशनल इनपुट है या इंटरनेशनल इनपुट है, मुझे लगता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी अगर आएगी तो देश को ज्यादा कॉन्फिडेंस। नहीं, और दूसरा, अगर मोदी के संदर्भ में चर्चा हो रही है विभाकर साहब, देश के किसी कोने में जाएं उनके लिए एक थ्रेट परसेप्शन है। वो जहां जा रहे हैं वहां अगर उनके कहने से लोग चार्ज अप हो रहे हैं और उस वजह से कुछ हो सकता है, तो सिर्फ बेनियाबाग में लागू नहीं है, वो बिहार में कई जगहों पर लागू है, वेस्ट बंगाल में कई जगहों पर लागू है। फिर ये सिर्फ वाराणसी में क्यों ये अतिरिक्त एहतियात दिखाई दे रही है? यहां पे मैं शुरुआत करने के पहले आपका जवाब थोड़ा सा वक्त लूंगा मैं। इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर है वो पावर ये है कि पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करना, उसको डायरेक्ट करना और उसका सुपरिंटेंडेंस सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। इस देश की सारी ब्यूरोक्रेसी इस समय सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी लोकल इनपुट पे आके खत्म नहीं हो जाती है, पहली चीज। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहां पे जिक्र हुआ कि वाराणसी में चूंकि कुछ एटमॉस्फेयर सरचार्ज है, कुछ बैकग्राउंड है और कम्युनल टाइप का कुछ बताया गया, लोग जो जानते हैं उनके हिसाब से वो वडोदरा से भी खड़े हैं, वडोदरा का भी वही इतिहास रहा है, बट वहां तो आपको यह करने की जरूरत नहीं पड़ी। वहां भी बहुत सरचार्ज एटमॉस्फेयर है, वहां भी गुजरात है जिसकी बात बार बार लोग कहते हैं, वहां पे क्यों नहीं उनके परमिशन किसी तरीके, वो हालांकि गए नहीं है, सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करने के बाद से हो गया इलेक्शन, वो गए नहीं है वहां पे, लेकिन क्या ऐसी बात वहां पे हुई, कोई इस तरह की बात निकल के आई? तो ये माहौल एक तो बिगाड़ने वाली बात होती है जब हम लोग इस तरह की बात करते हैं। दूसरी एक और है, अहम बात है, वो एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, उनके ऊपर में थ्रेट परसेप्शन है जो कि नेशनल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। इस देश में इतनी जगहों पे उन्होंने रैलियां की, थ्रेट परसेप्शन हर एक जगह था, इतने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने उन चीजों को परमिट किया। क्या इस देश की सिक्योरिटी की व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि एक प्राइम मिनिस्टरियल एस्पिरेंट की बात छोड़ दे कि एक इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में एक कैंडिडेट की सिक्योरिटी प्रोवाइड आप नहीं कर सकते हैं? एक रैली उस इलाके में आप बंद कर सकते हैं, मान सकता हूं मैं, उसमें उनके इस चीज को नहीं इंकार करता हूं कि वो इसका हो सकता है जजमेंट, बट अल्टरनेटिव वेन्यू के लिए आप बात करते कि आप अल्टरनेटिव वेन्यू बताइए, मैं वहां पे कराता हूं। आरती में वहां पे किसी भी तरह की रैली की कोई बात ही नहीं थी। 150 लोगों के साथ सूर्या होटल में एक बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग करना किस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट है भाई? दैट मीन्स द अथॉरिटी इज इनकम्पिटेंट। अरुण जेटली ने, मैं आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस बता सकता हूं, एक एक लेटर जो गया है, तो बोल रहे थे फिर आप, मैं पूरी की पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता सकता हूं। जब ये उन्होंने जाके मुलाकात की, उन्होंने कहा, इनिशियली उन्होंने कहा कि यस वर्बली इट्स ओके, उन्होंने इमीडिएटली ऑफिशियल लेटर दे दिया कि आप इसको कर दे, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। एसपीजी प्रोटेक्टी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह जरूरी होता है कि यू हैव टू प्रोवाइड देम 48 आवर्स विंडो, कि वो रेकी करते हैं उस जगह को, वो सिक्योर करते हैं उसके प्लेस को, उसके ऊपर एक थ्रेट का परसेप्शन है, तो आप उसको 15 मिनट पहले और 2 घंटा पहले और 10 घंटे पहले आप परमिशन देंगे तो उसके लिए तो थ्रेट तो और बढ़ जाएगा, सिक्योर नहीं कर पाएगा। वो तो रिगमरोल जो है प्रोटेक्टी का, उसके हाथ में नहीं होता है कि वो करेगा। जो सिक्योरिटी का रिंग है, वो रिंग उस चीज को डिसाइड करती है कि आप यहां पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपने वो विंडो ही नहीं दिया उसको काम करने के लिए, यू डिलेड इट, कि ऑटोमेटिकली उनको कैंसिल करना पड़ा। दे हैव टेकिंग पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ इट, तो ठीक है, वो दैट्स अनदर थिंग। बट ये इशू, ये जो ग्राउंड दिया जा रहा है, ग्राउंड इज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बोला कि लेट परमिशन मिली और हम कार्यकर्ता नहीं इकट्ठा कर पाते, इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया। क्योंकि सिक्योरिटी का जो रिगमरोल होता है वो तो नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं है ना।
वो तो एजेंसीज की जिम्मेदारी है, और वो एजेंसीज के पास इतना वक्त होगा क्या जितनी पहले उन्होंने परमिशन दी थी कि वो सब कर नहीं, तो ये चीज तो अरुण जेटली ने नहीं क्लियर की ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये चीज नहीं क्लियर की कि वो सिक्योरिटी की वजह से हम वहां नहीं पहुंच पाए। वैसे जहां तक आरती की बात है वो तो जाके अकेले कर सकते थे, उसमें कार्यकर्ताओं की अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि गंगा आरती के लिए कोई किसी को रोक नहीं रहा। मैं भी गया था, मैंने भी कर ली, मैं आज भी जा रहा हूं अपनी माता जी के साथ। पूजा तो अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं। यहीं पर डिफरेंस है बिटवीन अरविंद केजरीवाल और कोई दूसरा कैंडिडेट और नरेंद्र मोदी जी के साथ। नरेंद्र मोदी कहीं पर भी जाएंगे तो अकेले जाना शायद उनके लिए चाह के भी मुमकिन नहीं है, इसलिए कि वो बहुत लंबा लॉ लश्कर उनके साथ चलता है, और जब इतने बड़ी तादाद में लोग होंगे तो फिर जहां पे वो डिसएग्री कर रहे हैं विभाकर जी, वहां पे ये परसेप्शन आ जाता है। जो बात वो कह रहे हैं एकेडमिकली बहुत सही कह रहे हैं वो, लेकिन हम और आप सब जानते हैं, अपने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को समझते हैं हम लोगों को। आप देखिए, इंडिया इज नॉट ए कंट्री लाइक अमेरिका कि आप पूरे प्लेस को, पूरी जगह को आप सैनिटाइज कर दीजिएगा। आप ग्राउंड के प्रॉब्लम्स को भी समझने की कोशिश की विभाकर साहब, कि उस तरह का सिस्टम या उस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि 24 आवर्स आप कैमरा सर्वेलेंस करवा दीजिए, 24 आवर्स आप डॉग स्क्वाड करवा, नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे में कहीं फिर जहां पे जो ह्यूमनली पॉसिबल है उसको करने की जिलाधिकारी या जो भी वहां पे ऑफिसर होता है वो कोशिश करता है। आपकी बात सही है अपनी जगह पे, लेकिन प्रैक्टिकल दुश्वारियां उसमें है, उसको भी ध्यान में रखिए। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी सिर्फ ऑफिशियल एक ये चीज बता देता हूं कि इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एक शिकायत मिली थी गुजरात पुलिस की तरफ से, चूंकि वो एसपीजी प्रोटेक्टिव है, कि स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट की बात है, मैं यूपी की बात नहीं कह रहा, कि वहां पे जो उनके एडवांस, जो गुजरात पुलिस सिक्योरिटी के लिए जो उनके एडवांस टीम आती है, उनके साथ कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, द होम मिनिस्ट्री, द इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन सब्सिक्वेंटली इंटरवीन्ड, और वो लेटर गया बकायदा कि गुजरात से इनकी एडवांस जो पार्टी आती है, यू आर सपोज टू कोऑपरेट एंड फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन। असल में इसको इस तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है बद्री साहब, दोनों ही तरीके से देखा जा रहा है। एक तो ये कि कम से कम कुछ एक इंस्टीट्यूशंस को सैक्रोसेंट समझते हुए, ऐसा नहीं कि उनको फुल प्रूफ माना जाए, लेकिन फिर भी उनको कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, और यही हमारी डेमोक्रेसी की बेहतरी के लिए आवश्यक है। लेकिन दूसरा जो नजरिया है वो ये देखता है कि ठीक है, इंस्टीट्यूशन पे सवाल नहीं उठ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स जिससे मिलकर वो पूरा इंस्टीट्यूशन बनता है, उसमें हर एक कंपोनेंट के बारे में ये गारंटी देना या ले पाना कि कहीं कोई बायस नहीं हो सकता और कहीं कोई दूसरा इंटेंशन नहीं हो सकता चीजों को करने के पीछे, ये गारंटी कोई नहीं ले सकता और नहीं लेना चाहिए। आप किस नजरिए को बाय करते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बायस, और हमारा कोई बायस नहीं है इसमें, इस टेक्निक में हमारा कोई जोर नहीं। लेकिन क्या अरविंद साहब, ये सवाल अगर आपसे मैं पूछूं, क्योंकि अभी बद्री साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है और तस्वीर भी, क्या इसमें कोई एक नजरिए को पूरी तरह मानकर चला जा सकता है अगर दोनों ही नजरियों को हम इस समय देखें तो? देखिए, ये दोनों ही नजरिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों में एक बैलेंस की जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि संवैधानिक संस्था है और इस तरीके के इलेक्टोरल प्रोसेस में सवाल उठेंगे इलेक्शन कमीशन पर। लेकिन यहां दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला, इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस बिल्कुल बरकरार रखनी पड़ेगी और बड़े से बड़े नेता को अधिकार नहीं हो सकता है कि वो इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन कर सके। लेकिन साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा कि इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी होनी होगी, उसको स्वच्छंद नहीं छोड़ा जा सकता है। संविधान का इतना महत्वपूर्ण अंग जो कल को बनने वाली सरकार का निर्धारण करेगा, वो अगर बायस हो जाएगा तो सारी व्यवस्था धाराशायी हो जाएगी। इसलिए वो बायस ना हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए बहुत कड़ी व्यवस्था होनी पड़ेगी और जरा सा भी अगर ये पता लगता है कि बायस है तो सजा भी बहुत सख्त होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बद्री, अभी आपको हमारी आवाज आ रही? हाँ, बिल्कुल आ रही है। चलिए, हम आपकी शायद तस्वीर भी देख सकेंगे, तस्वीर भी हम आपकी बिल्कुल देख सक रहे हैं। ये बताइए कि अभी आपने सुना होगा, उस सवाल को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया। अब अरविंद कह रहे हैं कि ये बात ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन उसे पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए, ये निहित है उसके संविधान में, उसके नियम कानून में। पर उसकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल दिखे, और अगर वो न्यूट्रल पाया जाता है तो भी एक कार्रवाई होती है और होनी चाहिए उसकी। इस इलेक्शन में बहुत सवाल उठ रहे हैं और अब ऐसा है कि बड़े बड़े कैंडिडेट भी, नरेंद्र मोदी जब आज खुद ही होकर ये बात कह रहे हैं कि मैं पूरे अधिकार से, पूरी जानकारी में ये आरोप लगा रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन का रवैया पक्षपातपूर्ण है, तो कहीं अकाउंटेबिलिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की भी तो बनती है। नहीं, देखिए, एक जो हम लोग बात कर रहे थे ना, न्यूट्रलिटी इन ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम,
होना चाहिए। लेकिन प्राय कई बार ऐसा हो सकता है कि न्यूट्रलिटी नहीं हो, लेकिन जो हम लोगों ने पूरे समय में इलेक्शन कमीशन के कार्यशैली को देखा है और जो हमारे साथी अभी कह भी रहे थे कि उसमें हर पार्टी आरोप लगा रहा है उन पर। इसका मतलब कि वो एक प्रोसेस के तहत काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैं बनारस अगर आप आए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का वहां उन्माद है, यानी वो कितना उन्माद और आतंक है। यानी जो भी बनारस की सिचुएशन है वो बहुत वोलेटाइल है और उसमें मोदी जी और बीजेपी इस मामले में माहिर है कि वो हर पॉलिटिकल मोमेंट को एक बड़े मोमेंट में बदल देती है। वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव इस सेंस में है कि वो एक बड़े पोलराइजेशन की तरफ ले जाती है जो वायलेंस की तरफ जा सकता है। मंत्री साहब, और शायद ये भी हमारी जिम्मेदारी में आयद होना चाहिए कि उन्माद और आतंक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कम से कम हम यहां ना करें, कि शायद इसी एपरेटस और इसी सिस्टम को बनाए रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अतिरंजित शब्दों का इस्तेमाल कम से कम तब ना किया जाए जब उनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन विभाकर साहब, ये दोनों ही तरह की बातें अब असल में देखिए, आप ठीक है, आप ये कह देंगे कि हमको कुछ चीजों को सैक्रोसेंट रखना चाहिए, सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इस सोशल प्लेटफॉर्म वाले मामले में जहां आप फेसबुक से, ट्विटर से जुड़े हुए हैं, जहां आप उस डीएम की किसी से रिश्तेदारी बताते हुए और फिर वो व्हाट्सएप में सर्कुलेट होते हुए देख रहे हैं, वहां कहां आप ताले लगाएंगे? देखिए, दो चीजें। पहली चीज यह है कि इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल सिर्फ होना नहीं होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। वो हाड़ मांग के इंसान उसके पीछे होते हैं करने वाले। ये व्यवस्था जरूर बनाई गई है, एक स्ट्रक्चर कागज पे किया गया कि उनको है, लेकिन उसको पूरा करने वाले कौन होते हैं? 91 के पहले इलेक्शन कमीशन की क्या यही स्थिति थी? एक सेशन आता है और इलेक्शन कमीशन के प्रति लोगों की आस्था बदल जाती है। पिछले 10 सालों में मुझको नहीं याद है कि वो बिहार और वो उत्तर प्रदेश, खास करके ये, और हरियाणा, जहां पे बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, गोलियां चला करती थी और लोग मारे जाते थे, वो बंद हो चुका था। क्या वजह है कि आज इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ इलाकों से रिगिंग की खबर आ रही है? कल सीतामढ़ी में गोलियां चलानी पड़ती है, बूथ रिगिंग होता है। अगर ये कहीं ना कहीं पे कुछ न कुछ लचरता तो आइए, शिथिलता। नॉर्थ ईस्ट से आया हुआ वो फुटेज है, एक्सक्लूसिव फुटेज, जिसमें यहाँ पे कोई ले जाकर अपने सामने वो वोट डलवा रहा है और कम से कम 100-200 लोगों को अपने सामने ले जाकर वो वोट डलवा रहा है। और मैं एक छोटा सा चीज, उनके कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर एक डाउट होता है, एक तस्वीर छपती है एक बड़े नेता की कि वो पोलिंग टाइम के समय में जहां पे बूथ है वहां पे वो खड़े दिखते हैं, जो कि उनको नहीं होना चाहिए। ये तस्वीर अपने आप में बताता है इसमें कितना वक्त लगता है किसी को भी ये करने के लिए। आप संशय की स्थिति बना रहे कि नहीं बना? बिल्कुल। आपको एक्शन पूछना तो चाहिए, नोटिस लिया और रिपोर्ट मांगेंगे, इसमें रिपोर्ट मांगने में देरी नहीं, आपको तुरंत करना चाहिए। नहीं, वो तो हमने मोदी जी के केस में भी देखा था, जब उन्होंने बिल्कुल बूथ से बाहर निकलते ही 100 मीटर 8 फीट की दूरी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा अपना वो सिंबल के साथ किया था। तो इलेक्शन कमीशन थोड़ी ढिलाई तो दिखा रहा है, हम तो वो मान रहे हैं, लेकिन पक्षपातपूर्ण है ये हमारे पास एविडेंस नहीं है। हम कटघरे में अभी नहीं खड़ा कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन। चलिए वो ना भी करें, लेकिन ये बात सिर्फ एक इतनी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन में जो अभी कमिश्नर हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, हर ऑफिसर के काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। ये उतने प्रोएक्टिव नहीं है जितने इनसे पहले के लोग। हाँ, जितने दो या सेशन हुआ, लेकिन हम ये नहीं आप प्रोएक्टिव हम बात नहीं कर सकते फैजल भाई। हाँ, जैसे मोदी साहब ने उस दिन जो किया वोट देने के बाद, इलेक्शन कमीशन ने तुरंत मीटिंग की और शाम को 6 बजे तक उन्होंने रिपोर्ट मांगी। बिल्कुल। उसी टेलीविजन के फुटेज को देख के इस बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि कई चुनावों में मैंने खुद देखा है बनारस जाकर, लेकिन इस बार जो माहौल है, कारण कुछ भी हो, कारण ये कि ये चुनाव थोड़ा बहुत हाई पिच पे हो रहा है, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग, बहुत सारे 24/7 चैनल आ गए हैं जो पहले नहीं होते थे। लेकिन वाकई ये सच है कि बनारस में इससे पहले चुनाव में ऐसा माहौल जैसा अब दिख रहा है वो नहीं दिखा था। खैर, हमने जब आम जनता के पास हम गए और हमने ये पूछा कि सुरक्षा का हवाला देकर किसी उम्मीदवार को, नरेंद्र मोदी वहां से उम्मीदवार हैं, उन्हें रोका गया, तो क्या किसी उम्मीदवार को उसी के निर्वाचन क्षेत्र में रैली आयोजित करने पर पाबंदी लगाना क्या जायज है? आइए देखते हैं क्या कहा लोगों ने। बिल्कुल जायज है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। सबकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, चाहे नेता है चाहे पब्लिक है, तो सबकी सिक्योरिटी उसमें मेन होती है, तो बिल्कुल सही है सर। ये सुरक्षा का हवाला देके उन पे रोक लगाई जाए, सरासर गलत है। उनकी अपनी एक आचार संहिता होती है, उसके तहत कुछ अटकाव कर सकते हैं, मगर किसी एक पार्टी और किसी एक उम्मीदवार के खिलाफ इस तरह का बर्ताव ये उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस देश में हर एक को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करने का अधिकार है और इलेक्शन जो कमीशन है उसको परमिशन देना चाहिए। अगर बाकी सुरक्षा का मसला है तो मैं समझता हूँ प्रशासन ने फिर ठीक किया है, वहां पर रैली को इजाजत नहीं देने की जो उन्होंने एक लिया है, तो वो
ठीक ही है। और हिंदुस्तान में कभी किसी को तो रैली के लिए रोका नहीं गया, तो मेरे समझ से ये सही नहीं है। ने उन लोगों को सिक्योरिटी दिया गया है और वो लोग लोकतंत्र में ये सब सही नहीं है, उनको सभा करने चाहिए और ये ठीक नहीं है हमारे ख्याल से। अगर कोई भी प्रत्याशी या कोई भी उम्मीदवार अपने वोटिंग एरिया में जाकर अगर प्रत्याशी को संबोधित नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा हमारा एजेंडा क्या है, तो फिर उसको वोट कहां से मिलेंगे। क्यों इसी इलेक्शन कमीशन में कभी कोई टीएन सेशन जैसा अधिकारी चर्चा का विषय बन जाता है और वो ऐसा कुछ कर गुजरता है जिसका हवाला देकर आगे भी कहा जाता है कि इस वजह से हम इलेक्शन कमीशन को सलाम करते हैं। जब पहल चुनाव कराने की आजाद भारत ने ठानी तो असल में यही इलेक्शन कमीशन हीरो बनकर निकला था। इतनी डाइवर्सिटी वाले देश में सफल चुनाव कराए गए थे और कई बार इसने इस तरह के हीरोज दिए हैं, लेकिन क्यों फिर यही इलेक्शन कमीशन कई बार कटघरों में खड़ा हुआ दिखाई देता है। क्या टॉप पोस्ट पर कौन बैठा हुआ है, इससे इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर फर्क पड़ता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद